आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग चल रही है। आज 5वां दिन है और फिलहाल आपको पहले एक बार रीकैप करके बता देंगे कल जो इम्पोर्टेंट सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में उसमें क्या चीजें थी जिस पर सबसे ज्यादा जोर डाला गया। पहली बात ये कही गई कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है, ये सवाल खड़ा किया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या उसकी रेलेवेंस खत्म हो जाती है आर्टिकल 370 आने के बाद। दूसरा ये कहा गया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की जो ताकतें हैं और जो उसकी पावर है वो 370 के बाद क्या सब्ज्यूम हो जाती हैं, ये एक सवाल खड़ा किया। और तीसरा ये कहा गया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को या आर्टिकल 370 को पार्लियामेंट्री पावर के ऊपर एक बड़ी रिस्ट्रिक्शन नहीं माना जा सकता। आज जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई उसका भी अगर क्रक्स एक देखा जाए तो एक बड़ा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट में जिस पर जो खड़ा किया गया वो ये था कि आर्टिकल 370 को अमेंड क्या कभी किया ही नहीं जा सकता। क्या अगर जम्मू कश्मीर की जनता चाहे, सभी लोग चाहें कि आर्टिकल 370 हमें नहीं चाहिए, तो क्या कोई मैकेनिज्म ही एग्जिस्ट नहीं करता जिससे आर्टिकल 370 को अमेंड किया जा सके। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट का था और ये सवाल था कि आप ये कह रहे हैं कि मशीनरी एग्जिस्ट नहीं करती। मशीनरी यानी कि जो तरीका होना चाहिए आर्टिकल 370 को अमेंड करने का, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, अगर मशीनरी एग्जिस्ट नहीं करती तो आप कह रहे हैं कि इसका मतलब कि आर्टिकल 370 परमानेंट हो गया। लेकिन मान लीजिए अगर कल को पूरी जम्मू कश्मीर की जनता ये कहती है कि हमें आर्टिकल 370 नहीं चाहिए, क्या मुमकिन नहीं है कि आर्टिकल 370 को अमेंड किया जा सके? ये एक बड़ा सवाल था। ओवरऑल अगर नजर डालें आज जो सुनवाई हुई डिटेल में आपको बताते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या आज जो है सीनियर एडवोकेट जफर शाह ने सबमिशंस की कोर्ट के सामने। उन्होंने जो है कोर्ट के सामने अपनी दलील पेश की और सामने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है उनकी दलील सुन रहा था। जब शुरुआत हुई तो शुरुआत में सीनियर एडवोकेट जफर शाह ने ये कहा कि जो जेनेसिस था जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का, वो जेनेसिस रूटेड है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंदर। जिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बारे में आप जानते हैं कि महाराजा ने कुछ ही सब्जेक्ट्स पर जो भारत सरकार है उन्हें इजाजत दी कि इसका कंट्रोल आपके पास, बाकी सारा कंट्रोल जो है वो महाराजा ने रिटेन किया। इसीलिए ये कहा गया कि जो ताकत थी महाराजा के पास लेजिस्लेट करने की, वो सबसे इंपॉर्टेंट ताकत थी जो महाराजा ने रिटेन की एक्सेशन के बाद भी। यानी कि कह दिया गया कि डिफेंस आपका, कम्युनिकेशन आपका, करेंसी आपकी, लेकिन बड़े सारी काम जो है जैसे लैंड है, जैसे अन्य राइट्स हैं, उन सब पर महाराजा ने ताकतें अपने पास रखी कि इस पर अभी भी जम्मू कश्मीर का अधिकार है लेजिस्लेट करने का। इसीलिए सीनियर एडवोकेट जफर शाह ने कहा कि ये जो ताकतें महाराजा ने रिटेन करके रखी, इसी वजह से आर्टिकल 370 को ताकत मिलती है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सभी प्रोविजंस को रोकता है कि आप जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं हो सकते आर्टिकल 370 के अलावा। ये कहा गया कि आर्टिकल 370 जो है उसके जरिए आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जिन जिन प्रोविजंस को स्टेट लेजिस्लेचर कहती है कि हमें मंजूर है, हम JNK पर लागू करना चाहते हैं, उन्हीं को लागू किया जाता है। और एक कहा गया कि जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है कंकरेंस, कंसल्टेशन नहीं, कंकरेंस। कंकरेंस का मतलब कि एक पार्टी भी माननी चाहिए, दूसरी पार्टी भी माननी चाहिए, तभी जाकर जो है वो कोई कानून जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू हो सकता है। तो शुरुआत में जो है वो बहस इस बारे में हुई कि जो महाराजा की ताकतें थी, उन्हीं ताकतों की वजह से 370 को जो है वो पावर मिलती थी। तब तक कोई भी कानून जो है वो एंट्री जम्मू कश्मीर में नहीं ले सकता था जब तक जो है जब तक 370 की वजह से जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो हामी नहीं भरता। उसके अलावा ये डिटेल में बताया गया कि जो लिमिटेशंस लगाई गई उसमें यह था कि कोई भी सब्जेक्ट लिस्ट 1 और लिस्ट 3 के अलावा जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में कवर नहीं किया गया है, उस सब के लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट की कंकरेंस की जरूरत है। स्टेट गवर्नमेंट की कंकरेंस का मतलब ये जो लोग हैं स्टेट के, और लोगों से मतलब लोगों के जो चुने नुमाइंदे हैं, और साथ ही वाया द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हामी भरना जरूरी था। अब ये कहा गया कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट JNK के लिए क्यों था? ये स्पेशल ट्रीटमेंट JNK के लिए इसलिए था क्योंकि कोई मर्जर एग्रीमेंट नहीं था। ऑटोनॉमी जो है वो JNK की मेंटेन होनी थी। आप कहीं पर भी कोई चीज एंट्री करना चाहते थे, आपको कंकरेंस की जरूरत थी, एक्सेप्ट उन एरियाज में जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में मेंशन थे। तो इसका मतलब ये है कि एक तरफ प्रेसिडेंट, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की सरकार, और ये केवल यूनियन और कंकरेंट लिस्ट की बात है। स्टेट जहां तक लिस्ट की बात है उसमें पूरी ताकतें स्टेट के पास थी। अब यहां पर यह सवाल खड़ा किया एडवोकेट जफर शाह ने कि लिमिटेशन पार्लियामेंट के ऊपर कहां से आती है। पार्लियामेंट जो है वो कानून तो जरूर बना सकती है, लेकिन
एक्सीड होने के बाद भी मैकेनिज्म जम्मू कश्मीर के मामले में डिफरेंट था, क्योंकि जो रेजिडुअरी अथॉरिटी थी यानी कि जो बची हुई अथॉरिटी थी वो महाराजा के पास थी। इस वजह से जम्मू कश्मीर के लोग ये मानते हैं कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी थी, यानी कि संविधान के तहत हम ऑटोनॉमस थे और हम ये कह रहे हैं कि आप हमारी स्टेट की ऑटोनॉमी नहीं ले सकते। और ये जो ऑटोनॉमी आई, ये पहली बात इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की वजह से आई और दूसरी बात आर्टिकल 370 की वजह से। फिर ये कहा गया कि जो क्लॉज डी है उसमें जिन कानून बनाने की ताकतों की बात की गई है अंडर द लिस्ट, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जिक्र तो जरूर किया गया है, लेकिन ये ताकत स्टेट गवर्नमेंट के पास है कि वो अग्री करें या ना करें। ये इसीलिए दी गई थी ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी बनी रहे। और किस तरीके से कोई कानून जो पार्लियामेंट बनाता है वो जेएंडके पर लागू करना है, ये दो सरकारों के बीच का मसला है। कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग ऐसी कोई ताकत सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट के पास नहीं है कि वो स्टेट को लेकर कोई कानून बनाए। कोई कंसल्टेशन भी अन्य स्टेट्स के साथ लेना जरूरी नहीं है, कॉन्करेंस की जरूरत है। बाकी स्टेट्स के मामलों में कोई कॉन्करेंस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जेएंडके के मामले में थी, क्योंकि 370 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी स्टेट को प्रोवाइड करता था। अब जो बात की गई, जो 370 को अमेंड किया गया, एब्रोगेट किया गया, खोखला कर दिया गया, जो भी आप अल्फाज इस्तेमाल करें, उसमें ये कहा गया कि आर्टिकल सीजेस टू बी ऑपरेटिव। तो ये कहा गया कि जो 370 है उसी में इजाजत जरूर दी गई कि प्रेसिडेंट के पास ताकत है इस आर्टिकल को डी ऑपरेशनलाइज करने की, लेकिन हमें वक्त में पीछे जाना पड़ेगा ये देखने के लिए कि किस सिचुएशन में ये कानून डाला गया था और तरीका क्या था उसे रिमूव करने का। ये कहा गया कि स्टेट लेजिस्लेचर की ताकत को ऑलरेडी केंद्र सरकार जो है वो धीरे धीरे खत्म कर रही थी। जो 1950 है उसके बाद से बहुत सारी बार जो है 370 को धीरे धीरे इरोड किया गया। 370 में कहा गया है कि आप यूनियन ऑफ इंडिया की किसी भी डिमांड को जो है कंकर कर सकते हैं, कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें ये कानून चाहिए जम्मू कश्मीर के लिए भी, तो वो जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो, लेकिन वो काम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को करना है। इस पर जस्टिस कौल ने सवाल खड़ा किया कि आप ये कह रहे हैं कि जो भी हुआ जम्मू कश्मीर में वो सारा कुछ किया जा सकता था अगर स्टेट गवर्नमेंट की कंसल्टेशन या कंकरेंस ली जाती। तो उसपे शाह कह रहे हैं कि उसपे एडवोकेट शाह ने ये कहा कि फ्लिप साइड ये है कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास ताकत थी नहीं उस टाइम पर, क्योंकि 370 में तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंशन्ड है और दूसरा यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर था नहीं। फिर जस्टिस कौल ने कहा कि अगर आप ये कहते हैं कि 370 परमानेंट है, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मान लो कल को स्टेट खुद ये कहती है कि हमें सारे के सारे भारत संविधान के जितने कानून हैं हमें जेएंडके पर लागू करने हैं, ऐसे में फिर 370 कहां जाएगा। फिर हम दोबारा से प्रोसेस के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि सवाल यहाँ पे प्रोसेस का है कि जो प्रोसेस अपनाया गया 370 को अमेंड करने का, वो प्रोसेस सही था या नहीं था, और या फिर 370 एक टेम्पररी प्रोविजन मेंशन तो जरूर किया गया था, लेकिन ये परमानेंट सिर्फ इस वजह से हो गया था क्योंकि मशीनरी अवेलेबल नहीं थी इसे रिमूव करने की। तो ये आज की डिबेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो दलील पेश की गई उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्या 370 केवल इसलिए परमानेंट बन गया था क्योंकि मशीनरी अवेलेबल नहीं थी जिससे उसे रिमूव किया जाता, और अगर मशीनरी को रिक्रिएट किया जा सकता तो क्या 370 रिमूव हो सकता था, ये जस्टिस कौल ने सवाल किया। इस पर एडवोकेट शाह ने कहा कि मशीनरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है। उसके बाद जस्टिस कौल ने कहा कि जो मशीनरी अवेलेबल थी उसका इस्तेमाल किया गया, 370 के अंदर ही जो मशीनरी अवेलेबल थी उसका इस्तेमाल किया गया 370 को खत्म करने के लिए, यही हुआ है। 370 वगैरह ये सारी काफी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हैं। अगर आप कंप्लीटली इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आपको जस्टिस शाह ने कहा कि अगर आप कंप्लीटली जेएंडके को इंटीग्रेट करना चाहते हैं यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, तो आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को भी खत्म करना है, आपको 370 को भी खत्म करना है, और आपको एक मर्जर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना है। ये रूट्स हैं जिस तरीके से आप जेएंडके को कंप्लीटली मर्ज कर सकते हैं। इस पर जस्टिस कौल ने कहा कि जो इफेक्टिवनेस है 370 की इन रिस्पेक्ट ऑफ की जो राइट्स जेएनके के रेजिडेंट्स के पास है, जो स्टेट के पास जो राइट्स हैं प्रिजर्व करने के लिए, उसमें से कुछ राइट्स तो बचे हुए थे, और जो राइट्स बचे हुए थे उन्हें रिमूव जो है वो ये 370 के प्रोसेस से कर दिया गया। सवाल ये है कि प्रोसेस सही था या प्रोसेस गलत था। सिर्फ प्रोसेस पर हमें बात करनी है, हमें बात ये नहीं करनी कि 370 को खत्म करने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
बात यह है कि 370 को जिस तरीके से हटाया गया वो प्रोसेस सही था या नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल था या नहीं था। जस्टिस कौल ने साथ ही में कहा कि जो आपसे पहले वकील एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम की आर्गुमेंट थी वो ये था कि 370 एक मीडियम ऑफ इंटरैक्शन है, 370 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जेएनके एक दूसरे से बात करते हैं, देयरफॉर एक प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी था। अगर हम हिस्टोरिकली की बात करें तो उसे ऑब्लिगेट करना ही जरूरी था। मर्ज करने का सवाल कहां पर पैदा होता है, मर्ज करने का तरीका कहां मेंशन्ड है, मर्ज करने की बात कहां से उठती है। फिर जस्टिस कौल ने यह कहा कि 370 के तहत जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन था सेंटर और स्टेट के बीच में, उसके तहत एक मेथोडोलॉजी बनाई गई थी और उस मेथोडोलॉजी में यही था कि अगर आप अमेंड करना चाहते हैं तो करने का एक तरीका था, वो तरीका था तो इसे कर लिया गया। हिस्टोरिकली भी अगर आप देखा जाए तो ये पहले भी तो हो चुका है, पहले भी तो 370 को इतनी बार अमेंड किया गया है, फिर भी कुछ ना कुछ हिस्सा रह जाता था। अब जो है जो बचा कुचा हिस्सा भी था उसे भी इसने प्रोसेस के जरिए जो है वो खत्म कर दिया गया। आप कह रहे हैं कि प्रोसेस फ्लॉड इसलिए था क्योंकि असेंबली नहीं थी। इस पर जस्टिस खन्ना का यह कहना था कि 370 में जो दिया गया वो टू फोल्ड था, पहला यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में, और आप कह रहे हैं कि सर्टन राइट जो वो स्टेट लेजिस्लेचर को भी दी गई थी। दूसरा ये कि विद रिगार्ड्स टू प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो धीरे 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 वैसे जेएनके पर लागू कर दिए गए थे। क्या हम ये समझने में सही है? एडवोकेट शाह ने कहा कि आप बिल्कुल सही है, लेकिन एडवोकेट शाह ने कहा कि हम इस अजम्पशन पर आगे चल रहे हैं कि क्या जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जेएनके की थी वो कभी यूनियन ऑफ इंडिया को ये कहती कि आप 370 खत्म कर दें कंप्लीटली जेएनके को इंडिया के साथ इंटीग्रेट करने के लिए। लेकिन इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि आपके इन शब्दों पर हम आपत्ति जताते हैं, हमारी कोई रिजर्वेशन है इन शब्दों का इस्तेमाल करने का कि कंप्लीटली इंटीग्रेट क्या होता है। इंटीग्रेशन तो एज पर आर्टिकल 1 हो ही गई, तो कंप्लीट इंटीग्रेशन का क्या मतलब। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी ये कहा कि एक चीज तो कंप्लीटली, ये भी एक इंपॉर्टेंट आज की डिबेट का मुद्दा है, आज की डिबेट का इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, जब जेएनके ने एक्सीड किया इंडिया के साथ, जो सरेंडर था सोवर्निटी का मतलब कि हम अब इंडिपेंडेंट नहीं है, हम इंडिया के साथ हैं, वो कंडीशनल नहीं था। सरेंडर ऑफ सोवर्निटी वाज एब्सोल्यूट, वाज कंप्लीट। एक बार सोवर्निटी दे दी गई इंडिया को, ओनली रिस्ट्रेन वाज कि पार्लियामेंट किस पे कानून बना सकते, किस पे कानून नहीं बना सकती। यानी कि पार्लियामेंट की ताकतें जो थी कानून बनाने की, उस पर रिस्ट्रिक्शन जरूर थी, लेकिन इंडिया का हिस्सा जेएनके है या नहीं उसमें कोई दो राय नहीं थे। सोवर्निटी जो है वो एक्सटेंड हुई जेएनके को या नहीं, इंडियन सोवर्निटी जो जेएनके की सोवर्निटी थी वो हमने सरेंडर की या नहीं की, इस पर कोई भी सवाल नहीं उठता। सीजीआई ने यह भी कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, कि 1972 में आर्टिकल 248 को अमेंड किया गया इन रिलेशन टू इट्स एप्लीकेशन टू जेएनके और उसे सब्स्टिट्यूट किया गया। अब ये कहता है कि पार्लियामेंट जो है उसके पास एक्सक्लूसिव ताकतें हैं कि वो इंडिया की सोवर्निटी डिसरप्ट जो ताकतें करती हैं या जो एक्टिविटीज करती हैं उसको लेकर लॉ बना सके। तो कोई भी वेस्टेज सॉवर्निटी का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद जो है वो नहीं बचता है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सवाल पूछा कि क्या ये सही कहा जाए कि आर्टिकल 248 जेएनके पर एप्लीकेबल 5 अगस्त 2019 से पहले भी था, और इसमें एक आइडिया बिल्कुल क्लियर है कि आपने इंडियन सोवर्निटी को अनइक्विवोकली एक्सेप्ट कर लिया है। इस पर एडवोकेट शाह ने कहा कि लीगल क्वेश्चन ये है कि दिस वाज अ जनरल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एप्लीकेबल टू ऑल स्टेट्स। जब आप एक्सीड करते हैं आप अपनी सोवर्निटी यूनियन ऑफ इंडिया को देते हैं या नहीं देते हैं, और दे सेड नो, हमने ट्रांसफर जो है वो ओनली इन टर्म्स ऑफ मर्जर एग्रीमेंट किया। फिर जस्टिस खन्ना ने पूछा कि क्या सुपीरियर है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुपीरियर है या नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 248 जब आपने अप्लाई कर दिया तो इसका साफ मतलब यही है कि आपने सोवर्निटी सरेंडर की है। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आप जेएनके के अलावा और किसी भी स्टेट की ओर नजर डालें। कई स्टेट्स में इसी तरीके से पार्लियामेंट के ऊपर रिस्ट्रेंट है कि वो स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट है उस पर कानून नहीं बना सकते, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है लेजिस्लेटिव पावर का उससे सोवर्निटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए बहुत सारे एरियाज में, बहुत सारे स्टेट्स में आप जानते हैं कि जिन्हें थोड़ा स्पेशल स्टेटस जिनके पास है स्टेट लिस्ट में, या ट्राइबल्स की वजह से, या अन्य कई तरीके की ऐसी
ऐसे कानून कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं जिसमें पार्लियामेंट की ताकतें रिस्ट्रिक्ट होती हैं कि आप एक पर्टिकुलर एरिया को लेकर, स्टेट लिस्ट में जो चीजें हैं उनको लेकर कानून नहीं बना सकते। तो सीजेआई का ये पॉइंट था कि अगर बाकी स्टेट्स में भी ऐसा है कि लेजिस्लेटिव पावर्स के ऊपर रिस्ट्रेंट तो जरूर है, इसका मतलब ये नहीं है कि सॉवर्निटी जो है वो इंडिया के पास नहीं है, या कोई इलाका जो है वो इंडिया का हिस्सा नहीं है, या कोई इलाका है उस पर इंडिया का कोई क्लेम नहीं है। रिस्ट्रेंट जो पावर पर है लेजिस्लेट करने का या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, उससे मतलब नहीं है कि हम एक यूनिटरी स्टेट नहीं, हम एक मुल्क नहीं है। ये केवल पार्लियामेंट के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है, इससे सॉवर्निटी रिस्ट्रिक्ट नहीं होती। एक बार आर्टिकल 1 ने कह दिया इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो दैट इंक्लूड स्टेट ऑफ जेएंडके। ट्रांसफर ऑफ सॉवर्निटी जो है उसी समय कंप्लीट हो गई थी। ये नहीं कहा जा सकता कि 370 के बाद जो है वो जेएंडके के पास कोई एलिमेंट ऑफ सॉवर्निटी बाकी रह गई थी। यानी कि आपके पास अधिकार था अपने लोगों के लिए कानून बनाने का, आपके पास और कई अधिकार हो सकते हैं लेजिस्लेट करने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 5 अगस्त 2019 से पहले जो है वो इंडिया का हिस्सा नहीं थे, या 5 अगस्त 2019 से पहले जो है आपकी अपनी कोई सॉवर्निटी थी, आपकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट स्टेट थी या कुछ था। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहां पर यह भी कहा कि जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के, कई सारे ऐसे हैं जो स्टेट्स की कॉन्करेंस के साथ भी अप्लाई होते हैं, चाहे आप आर्टिकल 249 की ओर देख लें। यानी कि बाकी स्टेट्स के मामलों में भी कई बार कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके के प्रोविजंस हैं जिसमें आपको स्टेट से कोई चीज पूछनी है, उसके बाद ही आप उसको लेकर जो है आगे बढ़ सकते हैं, कानून बना सकते हैं, कानून को अप्लाई कर सकते हैं। फिर सेक्शन 246A का हवाला दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, जिसमें उन्होंने कहा कि जीएसटी के अमेंडमेंट की ओर आप देखें, क्लासिक केस है जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकती बगैर स्टेट की कंकरेंस के। फिर 246A जो है उसने कंप्लीटली रीडिफाइन कर दिया हमारे जो नोशंस है सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट्स को लेके, जिसमें फाइनेंशियल मैटर्स में स्टेट को बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है। हमारा ये सोचना कि पार्लियामेंट अगर किसी स्टेट को लेकर कोई कानून नहीं बना सकती या एक्सक्लूडेड है कोई पावर एक्सरसाइज करने से, उससे ये मतलब नहीं है कि उसकी सॉवर्निटी पे असर पड़ेगा। सॉवर्निटी जो है वो कंप्लीटली सीड हो गई थी यूनियन ऑफ इंडिया के साथ। अब सॉवर्निटी आप जानते हैं, सॉवर्निटी का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा। सॉवर्निटी का मतलब यही हो गया कि एक कंट्री की ताकत अपनी सरकार को, अपने लोगों को, पूरी स्टेट्स को, सबको कंट्रोल करने की। यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स जब हम कहते हैं तो उसका मतलब कि संविधान में इजाजत दी गई है कि स्टेट्स कई मामलों में अपने फैसले खुद ले सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो देश का संविधान है उसके एम्बिट से कोई एक स्टेट या कोई एक यूनियन टेरिटरी बिल्कुल बाहर है। यानी कि देश का संविधान जो है, चाहे उसकी कुछ सेक्शंस या उसकी सारी सेक्शंस, वो पूरी कंट्री के ऊपर लागू होती है। यानी कि फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए या अन्य कई सेक्शंस की बात की जाए, 370 में आपने पार्लियामेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन जरूर लगाई कि हम ये कानून नहीं चाहते कि जेएंडके में आए, हम ये कानून नहीं चाहते जेएंडके में आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जेएंडके का कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान से ऊपर हो गया। ये जो है ये डिबेट का हिस्सा था आर्टिकल 370 की सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद जो है एडवोकेट शाह ने सवाल खड़ा किया कि व्हाट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जिसके लिए कॉन्करेंस की जरूरत है और प्रेसिडेंट केवल कंकरेंस के बाद ही उन मॉडिफिकेशंस को इंप्लीमेंट कर सकता है, जैसा प्रोविजन जो है बाकी स्टेट्स के लिए भी एग्जिस्ट करता है। तो हर तरीके के लेजिस्लेशन के लिए कॉन्करेंस तो ली गई, और 1954 का भी जो ऑर्डर था उसने एक एम्बार्गो लगा दिया था कि जब तक स्टेट लेजिस्लेचर कोई चीज रिकमेंड नहीं करती आप नहीं कर सकते। यानी कि 1954 का वही ऑर्डर, इसमें 35A को भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाया गया, आर्टिकल 35A भी आया, उसे भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया। और दूसरा यही कि उसमें जब नाम बदले गए बहुत सारे, कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हुआ करता था, प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, माफ कीजिएगा सदर रियासत हुआ करता था, नाम बदले गए, वहां पे मुख्यमंत्री हो गया, गवर्नर हो गया, तो उसमें भी एक आ गया कि उसमें एक एम्बार्गो लगा दिया गया कि आपको स्टेट लेजिस्लेचर की रिकमेंडेशन जरूरी है ये सारे काम करने के लिए। हम केवल उसी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं कि हमें वो वापस कैसे मिलेगा। मैं कोर्ट को सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, एडवोकेट शाह ने कहा कि हमारे पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी हुआ करती थी और अभी भी शायद थोड़ी सी बची हुई है। उसके बाद ये कहा गया कि हम उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं स्टेट में जो जेएंडके के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, और पहले भी जो नोटिफिकेशन थी 1927 की उसमें भी उन्हें प्रोटेक्ट किया गया था। उसके बाद जो है एडवोकेट शाह ने
शायद से कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की बात की। उन्होंने कहा कि उस समय 90s में एक एजिटेशन थी, जिसके बाद एक कम्युनिटी हमें छोड़कर चली गई। हम उस कम्युनिटी को बहुत ज्यादा ओ करते हैं, बिकॉज वी ओ देम अ लॉट, बिकॉज हमें उन्होंने पढ़ाया था, उन्होंने एजुकेट किया क्योंकि वो एजुकेटेड क्लास थे। और ये कहा कि जो महाराजा थे वो पंजाब से या अन्य एरिया से लोगों को लाते थे, लेकिन इस कम्युनिटी ने जो है वो इस कम्युनिटी ने एजुटेट किया और ये कहा कि हमें नौकरियों की जरूरत है, जिस वजह से ये नोटिफिकेशन 1927 की आई और इसने अपॉइंटमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया केवल परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए। यानी कि वही कहानी जो सुनी जाती है कि महाराजा ने जब आर्टिकल 370 को, महाराजा ने जब ये परमानेंट रेजिडेंट का नाम का शब्द लाया था या परमानेंट रेजिडेंट का एक क्लॉज लाया था, जिसके तहत लैंड राइट्स या फिर नौकरियों में हक जो है वो रिस्ट्रेन कर दिए थे जेएनके के ही रेजिडेंट्स के लिए, इसलिए किया गया था क्योंकि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी या डोगरा कम्युनिटी के लोगों का ये कहना था कि लोग अगर आप पंजाब से लाएंगे तो यहाँ के लोग जो है वो सफर करेंगे, उनका नौकरियों पर पहला हक होना चाहिए था। ये आर्ग्यूमेंट भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया गया। फिर एडवोकेट शाह ने कहा कि इसे प्रोटेक्ट जो है कई सारे कारणों की वजह से किया गया था। शायद इसलिए किया गया था कि जॉब्स और प्रॉपर्टीज जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, शायद इसलिए भी किया गया था ताकि जो लोग हैं यहाँ के उनके पास ज्यादातर अधिकार और ज्यादातर प्रिविलेजेस रहें और उसे स्टेट को इंटैक्ट रखने में भी मदद मिली थी। हम 3 रीजन है, लद्दाख, कश्मीर और जम्मू। महाराजा ने सोचा कि इन तीनों को इकट्ठा रखा जाए तभी जाकर हम स्टेट बने, लेकिन अब देखिए क्या हो गया। ये पूरी स्टेट जो है वो बिखर चुकी है। कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है, कुछ हिस्सा चाइना के पास है और हम जो है सैंडविच हो गए हैं अलग अलग फोर्सेस के बीच में। इन तीनों रीजन्स को दोबारा से यूनाइट करने की जरूरत है, उसी तरीके से रहने के लिए जैसे हम पहले रह रहे थे। सरकार ने कई सारे कानूनों को अमेंड करने के लिए अपनी कंकरेंस समय समय पर जरूर दी, लेकिन कुछ कानूनों को लेकर उन्होंने अपनी कंकरेंस कभी भी नहीं दी। मैं आपको एक लॉन्ग लिस्ट दे सकता हूं उन सभी मॉडिफिकेशंस और एक्सेप्शंस की जो लागू किए गए जेएनके के ऊपर। इन मॉडिफिकेशंस ने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी को कार्व आउट, इन मॉडिफिकेशंस की वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी कार्व आउट हुई है। तो लॉ जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का है वो भी केवल स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो ला सकता है, पार्लियामेंट नहीं। कुछ और लॉ जो है वो बिल्कुल सेंट्रल लॉज के डुप्लीकेट हैं, लेकिन लॉज हमारे अपने हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि ताकत लॉज बनाने की हमारे पास थी। साथ में एडवोकेट शाह ने आर्ग्यू किया कि हम देखते हैं कि ये पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास जब है कानून बनाने की, लॉ चाहे एक जैसा ही हो। जेएनके में रणबीर पिनल कोड था, इंडिया में इंडियन पिनल कोड था। प्रोविजन जो है वो सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन उस कानून को अमेंड करने की ताकत जब स्टेट के पास है तो ये ताकत ही हमें कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी देती है। साथ में कहा गया कि ये ऑर्डर जो है यही जो है ये रूट है मुद्दे की, इन ताकतों को डाइल्यूट नहीं किया गया था। उसके बाद सीजेआई ने सवाल किया कि क्या आप बता सकते हैं कि ऑन द ईव ऑफ 2019, वही 5 अगस्त 2019, कौन से वो की प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन के टू विच एन एक्सेप्शन स्टिल एग्जिस्टेड इन जेएनके। उससे हमें नेट पोजीशन का पता चलेगा कि कौन से ऐसे कानून थे जो जेएनके पर उस दिन तक भी लागू नहीं हुए थे। इस पर जो है एडवोकेट शाह ने कहा कि आप एंट्री 97 देखें कि रेजिड्यूरी पावर्स किसके पास हैं। तो ये सीजेआई ने कहा कि इंटरेस्टिंग चीज ये है, देखने को मिलता है कि स्टेट लिस्ट भी और कॉन्करेंट लिस्ट भी दोनों को डिलीट कर दिया गया इन एप्लीकेशन टू द स्टेट ऑफ जेएनके। बेसिकली व्हाट हैपेंड इन रिलेशन टू जेएनके वाज कि आपके पास केवल यूनियन लिस्ट थी जो एग्जिस्ट कर रही थी एज फार एज इट अप्लाइड टू जेएनके। एंटायर स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट को डिलीट कर दिया गया। आपकी कंटेंशन ये है कि देयर वाज अ सब्सटैंसिव डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी जो केवल लॉज बनाने तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस, अन्य प्रोविजंस पर भी लागू होती थी। साथ में इसका जवाब देते हुए एडवोकेट शाह ने कहा कि हमारे यहाँ लेजिस्लेचर के पास जितनी ताकतें थी कानून बनाने की, जितनी थोड़ी ताकतें रह गई थी वो सब भी खत्म हो गई। फिर सीजेआई ने कहा कि आप एंट्री 97 देखिए, उसे कंप्लीटली ओमिट कर दिया गया है, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट को ओमिट कर दिया गया है। नेट रिजल्ट 1954 का ये था कि पार्लियामेंट के पास ताकतें आ गई थी यूनियन लिस्ट में भी कई सारे लॉज इनैक्ट करने की। ये वो ऑटोनॉमी है जिनकी आप बात कर रहे हैं। इसके बाद एडवोकेट शाह ने कहा कि 4 अगस्त को जो कुछ हुआ, अगर आप उससे सेटिस्फाइड हैं कि
जितना हुआ जैसे हुआ सब ठीक है, तो फिर तो क्या बात है। फिर सीजीआई ने इस पे कहा कि आप हमें नेट पोजीशन दे कि 4 अगस्त तक जो है वो पोजीशन क्या थी। फिर एडवोकेट शाह ने दोबारा से ब्रेक के बाद, लंच ब्रेक के बाद जब आर्ग्यू करना शुरू किया तो ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्होंने ये सोचा था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट थी, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जेएंडके पर डायरेक्टली अप्लाई करने का एक तरीका ढूंढेंगे। वही पोजीशन जो है वो 1957 तक चलती रही। ताकतें जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंदर थी, प्रोक्लेमेशन ऑफ महाराजा के प्रोक्लेमेशन के बाद वो एग्जिस्ट करती थी। जो रेजिडुअल पावर्स थी उनका क्या किया जाए, क्योंकि उस समय आप जानते हैं कि 1947 के बाद जब बहुत सारी स्टेट्स ने यूनियन ऑफ इंडिया में एक्सीड कर लिया, तो उसके बाद महाराजास का रूल खत्म हो गया। धीरे धीरे जो है डेमोक्रेसी क्योंकि इंडिया अपना रही थी, तो महाराजास की ताकतें खत्म हो रही थी। इसके चलते कहा गया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन में डिसाइड तो कर लिया गया था कि यूनियन ऑफ इंडिया को केवल कुछ ताकतें दी जा रही हैं, बाकी सारी ताकतें महाराजा के पास रहेंगी। लेकिन क्योंकि उस समय सिचुएशन इस तरीके की थी कि महाराजास और ये सब खत्म हो रहा था, इस वजह से जेएंडके का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जरूरी हो गया था। क्योंकि फेट अनसर्टेन थी कि हम कंप्लीटली यूनियन का हिस्सा भी नहीं बने थे, और फिलहाल जो है महाराजा की ताकतें भी खत्म हो रही थी। इसी वजह से जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जरूरी हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जेएंडके में जो कुछ भी है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं हो सकता था, क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बना रहता, क्योंकि जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो केवल जम्मू कश्मीर तक रिस्ट्रिक्टेड था, वो रेस्ट ऑफ इंडिया पर अप्लीकेबल नहीं था। और बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस थे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो जरूर थे, लेकिन जेएंडके के कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए डाले गए कि हम नहीं चाहते कि ये प्रोविजन जो है वो जेएंडके पर भी लागू हो। यानी कि सवाल ये था कि जिस समय ये एक्सेशन हो रही थी, पूरे के पूरे जेएंडके के कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया, ये एक सवाल खड़ा किया गया। तो उसमें ये जवाब दिया गया कि बहुत सारी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कानून थे जो नहीं हम चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन जेएंडके के ऊपर भी लागू हो, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जेएंडके का अलग अलग होना जरूरी था। एडवोकेट शाह ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या इंश्योर किया, उन्होंने ये इंश्योर किया कि जेएंडके भारत का एक अभिन्न अंग तो बने रहेगा, लेकिन दूसरी चीज ये इंश्योर की कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जेएंडके पर किस तरीके से लागू करना है उसका एक तरीका ढूंढा जाएगा। इसके साथ साथ में कहा कि जो प्रोविजंस है डीपीएसपीस के, वो जेएंडके पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हमारे अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। फिर ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की जो ताकतें हैं वो किसी अथॉरिटी के पास नहीं है, चाहे आर्टिकल 92 हो चाहे आर्टिकल 356 हो। जो इससे किया गया वो ये कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की जो रेजिडुअल पावर्स थी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद जो रेजिडुअल पावर्स थी वो सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशन को दे दी गई। आर्टिकल 370 और इसकी एक्सप्लेनेशन ये डिफाइन करती है कि जेएंडके की गवर्नमेंट के पास क्या ताकतें थी। गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। 370 ने एनविसाज किया, ये देखा, ये एनविजन किया कि गवर्नमेंट ऑफ स्टेट की गवर्नमेंट ऐसी होगी जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था पावर का। और गवर्नर को भी जो ताकतें दी गई, उन्हें जो रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को करनी थी, उसमें भी जो एड और एडवाइस थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, वो बहुत ज्यादा जरूरी थी। प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन जो निकाली गई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जब पावर अज्यूम की, ना कि सिर्फ खुद की बल्कि गवर्नर की भी, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही नहीं बल्कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जेएंडके भी, तो उन्होंने अज्यूम किया कि उनके पास जुरिस्डिक्शन है कि मैं ही गवर्नर हूं, तो मैं ही ये सारी ताकतें जो है एक्सरसाइज कर सकता हूं। लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं देखी कि जो ओपनिंग वर्ड था CO 272 का, वो ये था कि द प्रेसिडेंट इन कंकरेंस विद गवर्नमेंट ऑफ जेएंडके। तो गवर्नमेंट वो जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था ही नहीं, पॉलिटिकल प्रेजेंस कोई थी ही नहीं, तो जो लीगल वैल्यू 370 में ट्रैप करके रखी हुई है, क्या उससे ये नजर आता है कि इसमें कोई डेमोक्रेसी का कोई एलिमेंट है? क्या इससे नजर आता है कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे? हमें 370 को इस तरीके से इंटरप्रेट करना है जो इसका पर्पस था। सीजीआई ने कहा कि आप इस आर्ग्यूमेंट को क्या क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, तो शाह ने उस पर कहा कि CO 272 में जो नोटिफाई किया गया एट स्टेज जब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑपरेशन में था अंडर 356, यानी जिस समय जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट्स रूल लगा हुआ था, प्रेसिडेंट ने गवर्नर की पावर भी अज्यूम तो जरूर कर ली, लेकिन जो CO 272 इशू किया गया जेएंडके गवर्नमेंट की कंकरेंस के साथ, उसका मतलब ये समझा जाए कि सरकार वो जहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे एड और एडवाइस करने के लिए, जबकि वो उस समय था ही नहीं।
जितने भी प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उन सबको जेएंडके पर एप्लीकेबल कर दिया गया, जो कि नहीं किया जा सकता था जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्ट करती थी 69 इयर्स अगो, या फिर उसके बाद जितनी भी जेएंडके की सरकारें बनी, वो अगर ये नहीं अप्लाई कर पाए तो अचानक से प्रेसिडेंट ने सारी पावर्स अज्यूम करके कैसे अप्लाई कर दिया। एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 2 से लेकर 396 तक वो सारा अप्लाई कर दिया। इन दैट केस आर्टिकल 368 वुड ऑल्सो अप्लाई। और ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि किसी ने सोचा कि मुर्गी भी मार दे और सारे सोने के अंडे भी ले ले, तो आपने 367 का इस्तेमाल किया 370 को ऑल्टर करने के लिए, फिर उसको वापस ले लिया, फिर 367 को खत्म कर दिया। ये बोनाफाइड एक्शन नहीं है, ये लेजिटिमेट नहीं है। 370 एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एडवोकेट शाह ने आर्ग्यू किया इज अ केस जहां पर सरकार कुछ करना चाहती थी लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्स्टेकल था, तो उनकी जो मर्जी आई उन्होंने वही कर दिया। उसके बाद ये मामला जब एडवोकेट शाह ने अपनी आर्ग्यूमेंट्स खत्म की, तो उसके बाद सीनियर एडवोकेट राजीव धवन जो है उन्होंने अपनी आर्ग्यूमेंट शुरू की और उन्होंने 370 को लेकर जो है जब अपनी आर्ग्यूमेंट शुरू की तो ये कहा कि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, जो डाइवर्सिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिफ्लेक्ट होती है। और बात केवल यहाँ पर आर्टिकल 370 की नहीं है, और भी कई सारे आर्टिकल्स हैं लेजिस्लेचर के जहां पर स्टेट की कंकरेंस की जरूरत होती है। हमें इस हिस्टोरिक प्रोमिसेस को और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने लोगों के साथ जो वादे किए हैं उन वादों को निभाना पड़ेगा। आप आर्टिकल 3 सबसेक्शन 4 की बात की जाए, ये एक्लीज हील है कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें ये कहा गया कि कोई टेरिटोरियल इंटेग्रिटी नहीं है। इतना पिक्यूलियर है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हमें दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। ये डाइवर्सिटी केवल स्पेशल प्रोविजंस यानी कि आर्टिकल 371 तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि नागालैंड के लिए भी, मिजोरम के लिए भी, या बाकी सभी एरियाज के लिए भी कई बार इस तरीके के प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए जहां पर जो है आपको स्टेट की कंकरेंस की जरूरत होती है, आप उनके कस्टम्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते। फिर एडवोकेट धवन ने जो है बेंच को आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 जो जेएनके कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके टेक्स्ट के बारे में बताया और ये कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में SC/STs पर अलग, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में SC/STs पर अलग सेक्शन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक तरीके की डाइवर्सिटी को इंक्लूड किया गया है, लेकिन ये पहला एक ओकेजन देखने को मिला इंडिया की हिस्ट्री में जहां एक स्टेट को रिड्यूस कर दिया गया एक यूनियन टेरिटरी में। ये अनप्रेसिडेंटेड है। अगर आपको एग्जाम्पल इसकी देखनी है तो आपको ये देखना होगा कि आपको अगर दिल्ली को एक यूटी बनाना था तो आपको उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो पास करनी थी, लेकिन यहाँ पे आपने आर्टिकल 3 और 4 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसे इस्तेमाल करके एक स्टेट को 2 यूटीज में तब्दील कर दिया। तो यहाँ पर उनकी अभी आर्ग्यूमेंट शुरू ही हुई थी, जब जो है हियरिंग कंक्लूड होगी दिन की, तो अब जो है डे 5 खत्म हो चुका है, कल दोबारा से हो सकता है इसकी हियरिंग हो। और क्योंकि बैक टू बैक हियरिंग चल रही है, हर दिन बहस जो है सुप्रीम कोर्ट में हो रही है और हर दिन क्योंकि पिटिशन भी बहुत सारी है तो हर दिन वकील जो है वो अपनी दलील जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखते हैं। वही सुप्रीम कोर्ट में भी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या जस्टिस संजय कौल हैं या फिर अन्य जो जस्टिस संजय किशन कौल के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना है, जस्टिस BR गवाई हैं, जस्टिस सूर्यकांत हैं, ये भी जो है वो सवाल जवाब करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं वकीलों को, ये देखने के लिए कि उनकी आर्ग्यूमेंट्स कितनी सॉलिड हैं। लेकिन आज जो सुनवाई आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई उसमें भी 2-3 चीजें जो इंपॉर्टेंट देखने को मिली। पहला ये सवाल कि अगर पूरी जम्मू कश्मीर की जनता चाहती कि आर्टिकल 370 को अमेंड कर दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि कोई तरीका ही नहीं था, कोई मशीनरी अवेलेबल ही नहीं है कि उसे किया जाए, और क्योंकि मशीनरी अवेलेबल नहीं है इसलिए परमानेंट हो गया। दूसरा ये कि जो एडवोकेट शाह ने आर्ग्यू किया कि जेएनके के पास अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी हुआ करती थी, उसकी वजह यह थी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में जब कुछ ताकतें यूनियन ऑफ इंडिया को दे दी गई तो बाकी ताकतें जो महाराजा के पास अवेलेबल थी उन ताकतों का क्या किया जाता, उन ताकतों को इंक्लूड किया गया जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में 370 के जरिए और 370 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हिस्सा बना दिया गया। और तीसरी बात ये कही गई कि जब प्रेसिडेंट ने सारी ताकतें अज्यूम की, जम्मू कश्मीर में गवर्नर की भी ताकतें अज्यूम की और प्रेसिडेंट ने जो है ऑर्डर्स निकाल के, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स निकाल कर 370 को अमेंड कर दिया, तो एक चीज वो शायद भूल गए, ये आर्ग्यू किया गया कोर्ट में कि गवर्नर को भी ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो एक्ट करना था, और उस समय जम्मू कश्मीर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं थे। कल भी जब सुप्रीम कोर्ट में
सुनवाई होगी, जो कुछ होगा आपके साथ जरूर शेयर करेंगे।